मूवी की शुरुआत में हम मुस्तफ़ा को देखते हैं जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में होते हैं, लेकिन यहाँ पर वो सभी को बोलने लगते हैं कि मैं कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि आज मेरी बेटी का बर्थडे है तो मुझे वो सेलिब्रेट करने के लिए जाना है। दूसरी ओर हम एक आर्मी जैसे बंदे को देखते हैं जो कि अपने बॉस को बता रहा होता है कि आपका मिशन कंप्लीट हो गया है। एंड बाद में सीन चेंज होकर एक मॉडलिंग सीन पर आ जाता है जहाँ पे कई सारे मॉडल्स वाइट बोर्ड के आगे खड़े होकर मॉडलिंग कर रहे होते हैं और फोटोग्राफर उनकी फ़ोटोज़ ले रहा था। फिर यहाँ पर हम 3 कार को आते हुए देखते हैं जिसमें से पहली कार में मिस्टर फू निकलते हैं और हमें उनके बारे में बताया जाता है कि मिस्टर फू बिजनेस वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत रिच भी। दूसरी कार में से निकलता है एक बॉक्सर जो कि बहुत फेमस बॉक्सर हुआ करता था। तीसरी कार में से निकलता है वो फोटोग्राफर जो पहले एक्टर हुआ करता था फेमस वाला, बट अभी उसे नया पैशन चला है जो है फोटोग्राफी का। और ये तीनों के तीनों भाई है और यहाँ पर वो लोग एक साथ इकट्ठा हुए रहते हैं अपनी बेटी के जन्मदिन के लिए। लेकिन यहाँ पर उनकी बेटी ही भाग जाती है और वो एक लेटर छोड़कर जाती है कि मुझे मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स के साथ रहना है। फिर दूसरी ओर हम एक लड़की को देखते हैं जो अपनी स्कूटी पर आती है और यहाँ पर वो एक पेपर को लेती है और कहने लगती है कि फाइनली मैंने वो घर खरीद लिया, मेरे मम्मा दादा बहुत खुश होंगे। इसके बाद में जैसे ही वो घर के अंदर जाती है वहाँ पर ऑलरेडी दीजी नाम की लड़की होती है। फिर यहाँ पर उसकी मॉम उसे थप्पड़ मार कर बोलती है कि तुम्हारी वजह से 20 साल तक मैं अपनी बेटी से दूर रही। यहाँ पर हमारी मेन लीड यूना को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, तो फिर उसकी मॉम उसे डीएनए रिपोर्ट्स बताने लगती है और कहती है कि तुम हमारी रियल बेटी हो ही नहीं, हमारी रियल बेटी तो ये डेजी है, नर्स से कुछ तो प्रॉब्लम हो गया था। फिर यहाँ पर वह बोलने लगते हैं कि अच्छी बात है, आपको आपकी रियल बेटी मिल गई, अब हम सब साथ में रह सकते हैं। यहाँ पर उसके मॉम डैड बोलने लगते हैं कि हम तीनों साथ रह सकते हैं लेकिन तुम नहीं, क्योंकि हमें तुम पर पहले से ही शक था कि तुम हमारी रियल बेटी नहीं हो। यहाँ पर यूना रोते हुए कहने लगते हैं कि लेकिन आप लोगों को तो मेरे लिए फीलिंग्स है। ये उसकी मॉम बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम तो बस हमें यूज़ करती आ रही हो। यूना फिर उन्हें बोलने लगती है कि यूज़ तो आपने मुझे किया है, आपके लोन्स को पे करने के लिए मैंने डिलीवरी का काम किया है, तब जाके आपके सारे लोन्स पे हुए हैं और अब आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। यहाँ पर उसके मॉम ने उसे घर से निकल जाने के लिए बोलते हैं। फिर बाद में रोते रोते यूना अपना बैग पैक करने लगती है और डेजी मन में कह रही होती है कि यूना तुम ये डिजर्व करती हो। दूसरी ओर वो तीनों भाई आपस में खड़े होते हैं तो फिर वहाँ पर वो गार्ड उनके लिए एक डॉक्यूमेंट लेकर आता है और यहाँ पर वो रियल वाली उनकी बेटी का फोटो लेकर आ जाता है। तो फिर वो लोग सोचने लगते हैं कि ये बेटी तो एकदम अमीर घर में पली बसी है, तो फिर क्या पता इसका बिहेवियर कैसा होगा। यहाँ पर वो लोग साइकिल वाली कार्ड को लेकर जाते हैं अपनी आइडेंटिटी छुपाते हुए। दूसरी ओर हम उसके घर का सीन देखते हैं जहाँ पर वो बोलने लगती है मैंने आप सबके लिए एक गुड न्यूज़ लाया था, लेकिन वो गुड न्यूज़ आप डिजर्व ही नहीं करते हो। उसकी मॉम कहने लगती है कि क्यों, क्या तुमने घर खरीद लिया। यूना बोलने लगती है कि हाँ कुछ ऐसा ही समझो, मैंने घर खरीद लिया था लेकिन अब तुम उस घर के लायक नहीं हो। यहाँ पर फिर उसकी मॉम बोलने लगती है कि घर हमारे नाम कर दो, वही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। यूना फिर बोलती है कि ये मैंने मेरे पैसे से खरीदा है तो मैं तुम्हें क्यों दूँ, और वैसे भी मैं तुम्हारी बेटी जो नहीं हूँ। यहाँ पर डेजी बोलने लगती है कि देखो ये तुम्हारे मॉम डैड है, उन्होंने तुम्हें बचपन से घर रहने के लिए दिया है तो तुम उनके लिए इतना तो कर ही सकती हो। लेकिन यूना यहाँ पर उन्हें ना कह देती है तो फिर वो दोनों उसे पकड़ लेते हैं और डेजी ज़बरदस्ती यूना से वो डायरी यानी कि वो एग्रीमेंट खींच लेती है। फिर यहाँ पर वो लोग उस पर चिल्लाने लगते हैं और यहाँ पर उसका डैड मेड को बुलाकर घर से बाहर निकलवा देता है और यहाँ पर वो तीनों के तीनों उस पर चढ़ उठते हैं। दूसरी ओर से वो तीनों भाई वहाँ पर आ जाते हैं और वो अंकल आंटी को बोलने लगता है कि हमने 20 साल से तुम्हें घर खर्च दिया है और तुम हमारी बेटी के साथ ऐसा कर रही हो। फिर बाद में वो बोलने लगती है कि तुमने मुझे घर खर्च दिए, यानी कि डेजी कहती है कि मैं तुम तीनों के साथ कैसे रह सकती हूँ, तुम तीनों तो किसी काम के भी नहीं हो, हम इतने गरीब फैमिली में कैसे रह सकते हैं। और यहाँ पर हमें समझ में आता है कि पहले इन्हें लग रहा था कि डेजी उनकी बेटी है, इसके लिए वो डेजी को रख रहे थे, लेकिन अभी तक उन्होंने अपनी आइडेंटिटी डेजी को नहीं बताई थी, जो कि आज वो बताने वाले थे, लेकिन डेजी ने खुद का लक खुद ही से खराब कर दिया। यहाँ पर वो बॉक्सिंग वाला भाई हारू उन्हें मारने के लिए आता है, लेकिन यहाँ पर यूना उन्हें बोलने लगती है कि जाने दो, मैं यहाँ पर कोई झगड़ा नहीं करना चाहती। फिर वो तीनों के तीनों डैडी उसे लेकर उसके घर चले जाते हैं।
जहाँ पर यूना को घर थोड़ा छोटा तो लगता है, लेकिन उससे उनके लिए बुरा लगता है कि आखिर वो लोग कैसे रहते होंगे। यहाँ पर फू कहने लगता है कि हम तीनों भाई एक रूम में रहेंगे और तुम इस रूम में रह लेना। इसके बाद में यूना सोचने लगती है कि मुझे इनके लिए डबल हार्ड वर्क करना होगा, जहाँ पर वो उनके लिए खाना बनाना चाहती है। यहाँ पर हारू से कहता है कि फू हमें इसे बता देना चाहिए कि हम कौन है, लेकिन फू और हान कहते हैं कि अभी नहीं, थोड़ा टाइम दो, क्या पता ये सेम टू सेम डेज़ी जैसी निकले। लेकिन यहाँ पर हान बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि डेज़ी जैसी होगी, क्योंकि इसकी आंखों में एक छोटी सी झलक है। यहाँ पर वो फ्राइड राइस बनाकर लाती है जो सबसे पहले हान खाता है, और हान किसी गले से तो फ्राइड राइस उतार ही नहीं रहा था, लेकिन वो झूठ झूठ बोलने लगता है कि ये बहुत अच्छा है। दूसरी और हारू और मिस्टर फू जब उसे खाते हैं, वो भी उसे खाते हुए कहने लगते हैं कि हाँ हाँ ये बहुत टेस्टी है। लेकिन जैसे ही वो दूसरा बनाने जाती है, वो तीनों मिलकर उसे ना कह देते हैं। फिर वो बोलती है क्या ये सच में इतना खराब है? तो वो तीनों बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये बहुत ज़्यादा बन चुका है, हम तीनों कैसे खा पाएंगे। फिर वो लोग उसे सोने के लिए भेज देते हैं, और यहाँ पर वो डिसाइड करती है कि कल से वो फ्राइड राइस सेल करेगी और पैसे कमाएगी। फिर बाद में हम नेक्स्ट सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ पर फू ने डिसाइड कर लिया होता है कि आज वो लोग यूना को सब कुछ सच बता देंगे। लेकिन जैसे ही हान उस रूम में जाता है, यूना गायब हो चुकी थी, तो उन्हें लगता है कि वो लोग इस गरीबपन को दिखा रहे हैं, इसलिए वो भी उन्हें छोड़कर भाग गई। तो फिर वो लोग बाद में इस बारे में बात करेंगे। लेकिन जैसे ही मिस्टर फू अपनी कंपनी की ओर जाते हैं, वो यूना को देखते हैं कि ये बेचारी तो सुबह सुबह राइस सेल करने के लिए आ गई। फिर वो दोनों भाई को कॉल लगाकर बोलते हैं कि कोई उसका राइस खरीदने के लिए नहीं आ रहा, तो फिर तुम सपोर्ट भेजो। और साथ ही साथ में वो वहाँ पर एक गरीब कपड़े के लुक में पहुँच जाता है। यूना उसे सब कुछ बताने लगती है, लेकिन वो उसे बोलता है कि कोई बात नहीं, अभी सब तो ऑफिस में होंगे, कुछ ही मिनटों में लोग आ जाएंगे लंच ब्रेक के लिए। जहाँ पर कुछ ही सेकेंड्स में लोग आते हैं और कुछ ही सेकेंड्स से वो लोग सारे राइस लेकर चले जाते हैं। यहाँ पर यूना बहुत ही खुश होती है, और यहाँ पर उसके तीनों के तीनों फादर भी होते हैं। इतने में वहाँ पर आ जाती है डेज़ी अपने मॉम डैड के साथ में, जहाँ पर वो लोग उसे बुली करने लगते हैं और कहते हैं कि दिखा इन गरीबों को, इनकी तो यही औकात है। मैं तो जा रही हूँ ज़ीको ग्रुप में अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करवाने, और तुम यहाँ पर राइस बेचती रहना। अगर मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो थोड़ा सा राइस की ओर मैं तुम्हें कोलैबोरेशन दे दूंगी। यहाँ पर यूना का गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। उल्टा तो हारू उसे मारने के लिए भी जाता है, लेकिन यूना उसे ऐसा करने से मना करती है। फिर बाद में उसे कहने लगती है काम करो, मेरे लिए राइस बना दो जिसमें एग वाइट नहीं होना चाहिए। जहाँ पे एग येल्लो के साथ में यूना उसके लिए राइस बनाती है, तो वो बोलने लगती है कि ये तो कितना येलो येलो दिख रहा है, न जाने तुमने क्या बनाया है। तो फिर यहाँ पर उसे बोलते हैं कि ठीक है, इसे तुम खुद खाओ और मैं तुम्हें पैसे दूंगी। यहाँ पर हान उसे बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम ज़्यादा दूर जा रहे हो इन सब चीज़ों को लेके। तो उसकी मॉम बोलने लगती है कि पूरे दिन राइस बेचकर भी तुम्हारी बेटी इतना नहीं कमा पाएगी जितना मेरी बेटी एक टाइम में से दे रही है। और यहाँ पर यूना वो राइस खाने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन यहाँ पर डेज़ी तो उसके तीनों डैड की बुराइयां करने लगती है, और यहाँ पर हमारी यूना को बहुत गुस्सा आ जाता है। तो फिर वो प्लेट फेंक कर उसके मुंह पे मार देती है और कहने लगती है कि तुम मेरे खिलाफ कुछ भी बोल सकती हो, लेकिन मेरे फादर के खिलाफ कुछ भी एक शब्द और कहा तो मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगी। यहाँ पर डेज़ी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, जहाँ पर उसके तीनों के डैड बोलने लगते हैं कि हमने तुम्हें बचपन से सब कुछ दिया है। फिर डेज़ी बोलती है कि नहीं, तुमने मुझे लग्जरियस चीज़ कहाँ दी है, अभी मुझे देखो मैं कितने लग्जरियस वे में जी रही हूँ, और जो तुमने मेरे साथ किया है, अगर मेरे बॉयफ्रेंड जी को ये पता चल गया तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। यहाँ पर से फिर बहुत सारे बॉडीगार्ड्स को लेकर उस कंपनी के अंदर से सी आता है, जो कहने लगता है कि किसकी हिम्मत हुई मेरी गर्लफ्रेंड पर हाथ उठाने की। और यहाँ पर डेज़ी और यूना में झगड़ा शुरू हो जाता है, और यहाँ पर वो बॉडीगार्ड को उन्हें मारने के लिए कहता है, जहाँ पर हारू आगे आता है और एक एक कर उन्हें मारने लगता है। फिर बाद में वहाँ पर मैनेजर ली आते हैं, जो कि मिस्टर फू को देखकर पहचान जाता है, और यहाँ पर मैनेजर ली तो सी को ही थप्पड़ मार देते हैं और कहने लगता है कि तुम्हें पता भी है कि तुम किसके साथ पंगा ले रहे हो। यहाँ पर मिस्टर फू से अपनी आइडेंटिटी बताने से मना कर देते हैं। तो फिर वो बोलने लगता है कि तुम भी क्या इनके साथ मिले हुए हो। साथ ही साथ डेज़ी बोलने लगती है कि मैनेजर ली, तुम्हें पता नहीं है, मेरा तुम्हारे प्रेसिडेंट के साथ में एक कोलैबोरेशन होने वाला है, और तुम उसे ऐसे नहीं तोड़ सकते क्योंकि उन्हें पर्सनली कोलैबोरेशन करना था, और अगर तुमने इसे बिना पूछे तोड़ा तो फिर तुम्हारी जॉब भी जा सकती है। यहाँ पर वो बॉडीगार्ड्स को कहकर उन तीनों को पिटवा देते हैं, यानी कि डेज़ी, उसके मॉम डैड और साथ ही साथ सी को। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि हमारी यूना को शक जाने लगता है कि उसका सबसे बड़ा डैड
फू कहीं इस पूरे कंपनी का ओनर तो नहीं, तो उसे पूछने लगती है, लेकिन वो बातें घुमा देता है। फिर बाद में वो अपने स्टॉल पर चली जाती है, जहाँ पर वो तीनों सोचने लगते हैं कि हमें इसे अपनी सच्चाई बतानी ही होगी। तो फिर आज रात हम एक पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे इसके बर्थडे की, जहाँ पर हम सभी के सामने इसे सरप्राइज देंगे और अनाउंस कर देंगे। साथ ही साथ हम इसके लिए एक डेट भी फिक्स करेंगे, जो ब्लाइंड डेट होगी। फिर ये तीनों के तीनों बात कर रहे होते हैं, तो यूना वहाँ पर आ जाती है। यूना उनसे पूछती है कि आखिर वो लोग क्या बात कर रहे हैं। तो फिर इसके तीनों के तीनों डैड आपस में झगड़ने लगते हैं कि मैं मेरी यूना के लिए ब्लाइंड डेट ढूंढूंगा, मैं मेरी यूना के लिए ब्लाइंड डेट ढूंढूंगा। और यहाँ पर यूना हंसने लगती है। फिर यहाँ पर हम डेजी, उसके मॉम डैड और सी को देखते हैं, जो अपनी कमर पकड़ते हुए सोफा पर बैठने लगते हैं और बोलने लगते हैं कि ये तीनों के तीनों कुछ ज़्यादा अमीर निकले। तो डेजी उन दोनों को बोलती है कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 20 साल तक हम बस 2 BHK के रूम में रहे, जहाँ पर मुझे अच्छे से खाने भी नहीं मिल रहे थे, लग्जरियस वाले। आप ही को पता है कि मैं कैसे दिन गुजार रही थी। फिर यहाँ पर वो लोग बताने लगते हैं कि अब तो जी की नौकरी भी जा चुकी है और साथ ही साथ तुम्हारा कोलैबोरेशन भी टूट चुका है, अब हम क्या करेंगे। जी उसे बताने लगता है कि मैंने आज सुबह सुबह सुना है कि हमारे प्रेसिडेंट को उनकी बेटी वापस मिल गई है। तो फिर शाम को उन्होंने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की है, जहाँ पर वो सभी से उनको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। हम वहाँ पर जा सकते हैं, उसकी बेटी के लिए बड़ा सा गिफ्ट लेकर, और उससे सेड्यूस कर सकते हैं ताकि वो अपने डैड को बोल सके। और तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड भी मत जाना। फिर बाद में जितने प्रोजेक्ट्स होंगे वो सब तुम्हें ही मिलते जाएंगे, और क्या पता वो लोग तुम्हें डायरेक्टर बना दे या फिर सीनियर मैनेजर बना दे। और यहाँ पर वो लोग उस लग्जरियस 7 स्टार होटल में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर मॉम डैड वाले होटल को देख के बोलने लगते हैं कि ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा होटल है और इसमें तो $1 मिलियन खर्च हो जाते हैं, हम तो पहली बार यहाँ पर आ रहे हैं। जी फिर उसे बोलने लगता है कि मिस्टर फू के लिए ये तो एक चवन्नी का काम है, उनके लिए तो इतना पैसा पानियों की तरह है। यहाँ पर इतने में ही पीछे से यूना आने लगती है, तो डेजी उसे देखकर मुंह बना लेती है और यहाँ पर वो उसकी मम्मा जाकर उसे थप्पड़ मार देती है। फिर बाद में वो उसे एक बार और थप्पड़ मारने के लिए जाती है, लेकिन हमारी यूना उसका हाथ पकड़ लेती है। डेजी बोलने लगती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, अपनों से बड़े से कैसे रिस्पेक्ट दिया जाता है। यूना कहने लगती है कि अगर रिस्पेक्ट चाहिए तो रिस्पेक्ट दिखाना पड़ेगा, जो इस आंटी को लगता है बिल्कुल नहीं आता, और अब मैं तुम्हारी डॉटर नहीं हूँ जो तुम्हारी थप्पड़ सहन करके लूँगी। जी उन्हें कहता है कि ये सब छोड़ो, अंदर कॉन्सर्ट शुरू होने वाला है, हमें जल्द से जल्द अंदर जाना होगा। फिर वो लोग अंदर चले जाते हैं और वो लोग पीछे देखते हैं, तो वह पीछे यूना होती है। फिर वो लोग यूना को बोलने लगते हैं कि तुम क्या थोड़ी सी पागल हो, हमारा पीछा करते हो, यहाँ पर क्या आ रही हो, ये इनविटेशन बस हम चारों के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। यूना कहने लगती है कि मैं खुद ब खुद अंदर आई हूँ। फिर बाद में उसका डैड बोलने लगता है कि नहीं ऐसा मत करना, अगर तुम इस महंगे से कारपेट पर चलोगे तो वो कारपेट गंदा हो जाएगा, फिर उसके लिए पे करते करते तुम्हारी आधी ज़िंदगी वहीं पर चली जाएगी। यूना फिर बाद में हंसने लगती है। यहाँ पर सभी लोगों से बोलते हैं कि अगर तुम्हें यहाँ पर किसी ने इनवाइट किया है तो फिर तो बस इनविटेशन कार्ड होगा, तो ज़रा उस इनविटेशन कार्ड को तो बताना। यहाँ पर यूना एक गोल्डन कलर का कार्ड दिखाने लगती है, जहाँ पर डेजी हंस कर बोलती है कि ये तुम्हें इनविटेशन कार्ड दिखता है, ये तो फेक कार्ड है, आखिर हमसे तो झूठ बोलना बंद कर दो, हमें तुम सच बता दो तो हम तुम्हें अंदर लेकर चले जाएंगे, क्योंकि हम तुम पे थोड़ा तरस खा लेंगे, क्योंकि तुम्हारे तीनों की तीनों पुअर डाइट इतना तो अफोर्ड कर ही नहीं सकते। यहाँ पर फिर बाद में जी अपना कार्ड दिखाता है जो रेड कलर में होता है और कहता है कि देखो इससे इनविटेशन कार्ड बोलते हैं, तुम्हारा तो फेक है, न जाने तुम कौन सी दुकान से उठाकर लाई हो। यहाँ पर डेजी वो कार्ड लेकर बॉडीगार्ड को देने लगती है और बॉडीगार्ड एकदम स्ट्रिक्ट आइज के साथ अपने फ़ोन में और भी बॉडीगार्ड्स को बुला लेता है। और यहाँ पर डेजी यूना को बोलती है कि अब तो तुम गई। फिर यहाँ पर बहुत सारे बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं जिनके हाथ में रेड कारपेट होता है। फिर वो रेड कारपेट बिछाते हैं और बाजू में खड़े होकर बो डाउन करते हैं और कहने लगते हैं कि VIP का हमारे इस रूम में स्वागत है। और यहाँ पर सभी लोग ये चीज़ सुनकर शॉक हो जाते हैं। फिर यहाँ पर वो अंदर चली जाती है, जहाँ पर 3 लड़के होते हैं जो उसे बुके देते हैं और उनका बुके एक्सेप्ट करने के लिए बोलते हैं और सभी लोग उसे चीयर अप करने लगते हैं। लेकिन इतने में डेजी आती है और सारा मज़ा खराब कर देती है और वो तीनों को बोलने लगती है कि ये तो ढोंगी है, इसकी रात चाल में मत आना, क्योंकि ये बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करती है, ये तो खाली फेक कपड़े पहन कर आई है ताकि अमीर वाले बेटों को ठग सके। यहाँ पर फिर बाद में लियो बोलने लगता है कि तुम दोनों अपना मुंह बंद रखोगे तो बेहतर होगा। और यहाँ पर लियो ने गार्बेज बोलने लगता है। फिर कहता है कि गार्बेज नहीं, शायद तुम मुझसे भी ज़्यादा नीचे हो, मुझे गार्बेज
40 से ज़्यादा नीचे वर्ड नहीं पता तो आपस में ही ढूंढकर उसे मान लो। फिर यहाँ पर जी अपनी प्रॉपर्टीज़ की बातें करने लगता है, जहाँ पर लियो बोलता है कि तुम्हें पता है मैं यहाँ पर 5 मिनट के अंदर अंदर 50 मिलियन खड़ा कर सकता हूँ। जी बोलने लगता है कि डींगे मारना बंद करो। लियो फिर यहाँ पर कॉल लगा देता है और 5 मिनट के अंदर अंदर ऊपर से पैसे की बारिश होती है और कई सारे बॉडीगार्ड्स 50 मिलियन लेकर आने लगते हैं हर एक बॉक्स में। और यहाँ पर जी और डेजी तो शॉक हो जाते हैं। और फिर बाद में लियो डेजी को बोलता है कि चलो अब नील डाउन करके मेरी यूना से माफ़ी मांगो, क्योंकि तुमने कहा था अगर ऐसा मैं नहीं कर पाया तो फिर तुम मुझसे माफ़ी मांगोगी। इतने में जी बोलने लगता है कि पैसे लाना किसके लिए कौन सी बड़ी बात है, पैसे तो मैं भी खड़ा कर दूंगा। तुम्हें बेजिन पावर ग्रुप हाउस ऑफ सप्लाई पता है, वहाँ पर मेरे अंकल सबसे बड़े मैनेजर है और अगर उन्हें पता चला यहाँ पर क्या हो रहा है तो फिर वो तुम तीनों को नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पर लू बोलने लगता है कि ठीक है जाओ और उन्हें यहाँ पर बुलाओ। फिर यहाँ पर जी अपने अंकल को कॉल करके बुलाने लगता है और यूना डर जाती है और लू से कहती है कि जाने दो, मेरे लिए तुम तीनों के तीनों ये पंगा मत लो। यहाँ पर लियो कहने लगता है कि तुम लू पर भरोसा रखो, लू ये सब हैंडल कर सकता है। फिर यहाँ पर कुछ ही मिनटों में उसके अंकल आ जाते हैं, जहाँ पर वो बोलते हैं कि मेरे नेफ्यू को किसने छेड़ा है। फिर बाद में जीव इन तीनों की शक्ल बताकर बोलने लगता है कि ये तीनों के तीनों, लेकिन ये लू ये अपना मुंह कुछ ज़्यादा ही चला रहा था। उसके अंकल जैसे ही लू का शक्ल देखते हैं वो जी को ही पैर से मारकर बोलते हैं कि तुम्हें पता भी है तुम किसके साथ पंगा ले रहे हो। फिर यहाँ पर वो नील डाउन कर लू से माफ़ी मांगने लगते हैं। इस इनकन्वीनियंस के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ और ये जी कौन है मुझे पता भी नहीं है, तो आपको इसके साथ जो करना है आप कर सकते हो। फिर यहाँ से वो चला जाता है। दूसरी ओर वो अंकल आंटी आ जाते हैं, जहाँ पर डेजी उन्हें बोलने लगती है कि मॉम देखो ये जानबूझकर इस पार्टी में आई है और लोगों को सेड्यूस कर रही है, साथ ही साथ में मुझे बुली भी कर रही है। यहाँ पर फिर बाद में डेजी आ जाती है उसके तीनों डैड पर और कहने लगती है कि तुम्हारे तीनों के तीनों डैड तो किसी काम के नहीं है, उनकी मंथली सैलरी होगी ही नहीं। इस इवेंट की जो जितनी कॉस्टिंग है वो तुम्हारे डैड कितनी भी मेहनत करे तो फिर भी वो 40 या 20 साल में वो पैसे जमा कर पाएंगे। और यहाँ पर वो कहने लगती है कि मुझे तो लगता है कि तुम्हारे तीनों में से किसी एक डैड ने इस इन्विटेशन को चुराया है, क्योंकि क्या पता उनमें से एक चोर निकले। यहाँ पर यूना को ये बात सुनकर गुस्सा आता है तो वो डेजी को थप्पड़ मार देती है। फिर यहाँ पर डेजी बॉडीगार्ड्स को बोलती है कि इस लड़की को गिरफ्तार कर लो। तो उस जान तीनों भाइयों को देखते हैं जो अभी भी नॉर्मल कपड़ों में होते हैं। तो हारू बोलने लगता है कि क्या आज भी हमें इस कपड़ों में जाना है, लेकिन इतने में ही सभी बॉडीगार्ड्स आते हैं जो कि पर्दा बना देते हैं और पर्दे के पीछे वो लोग चेंज कर लेते हैं और अपने लग्जरियस सूट में आ जाते हैं वो तीनों के तीनों। और यहाँ पर वो लोग बोलने लगते हैं कि आज फाइनली हमारी डॉटर को हमारी सच्चाई पता चल जाएगी और वो बहुत खुश होगी, तो चलो उसके लिए गिफ्ट ले लेते हैं। यहाँ पर वो लोग अपना फ़ोन कार में ही भूल जाते हैं। दूसरी ओर लू, लियो और ली मिलकर उन्हें कॉल लगा रहे होते हैं, लेकिन कोई भी कॉल पिक नहीं कर रहा होता। और यहाँ पर यूना को बॉडीगार्ड्स पकड़ रहे थे और उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे और यहाँ पर वो लोग उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगते हैं। इतने में उसके तीनों डैडी आ जाते हैं, जहाँ पर वो उन सब पर चिल्लाने लगते हैं। और यहाँ पर हारू तो आते ही जी को पंच मार देता है, साथ ही साथ में मैनेजर ली भी उन दोनों को थप्पड़ मार देता है। इसके बाद में वो लोग बोलने लगते हैं कि तुम्हें पता भी है तुम किसके साथ पंगा ले रहे हो। यहाँ पर उस आंटी बोलने लगती है कि तुमने अच्छे कपड़े क्या पहन लिए, तुम्हें क्या लगता है कि तुम जी को ग्रुप के प्रेसिडेंट बन गए हो। और यहाँ पर मैनेजर बोलता है कि हाँ बन नहीं गए हो, प्रेसिडेंट ही है। फिर यहाँ पर वो अंकल बोलने लगता है कि तुम तो नाटक करना बंद करो। वो मैनेजर वापस उसे थप्पड़ मारकर बोलता है कि तुम क्या पागल हो थोड़े से, 10 साल से मैं उनका असिस्टेंट हूँ और तुम्हें लगता है कि मुझे सारी चीज़ें पता नहीं होगी और मैं चंद पैसों के लिए तुम्हारे जैसे बिहेव करूँगा। और यहाँ पर साथ ही साथ में लू, लियो और ली भी आपस में बताने लगते हैं कि वो लोग उनसे कैसे कनेक्टेड है। और यहाँ पर उनकी ट्रू आइडेंटिटी सामने आ जाती है, जहाँ पर वो 3 डुओस के नाम से कहलाए जाते हैं और ये तीनों के तीनों बहुत अमीर होते हैं। यहाँ पर डेजी बोलने लगती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, 20 साल से मैं तुम्हारे साथ रह रही हूँ और मुझे कुछ पता ही नहीं है। फिर बाद में फू कहने लगता है कि हमने अपनी सिस्टर से प्रॉमिस किया था कि जब तक तुम 20 साल की नहीं बनोगी तब तक हम तुम्हें कोई सच्चाई नहीं बताएंगे, लेकिन तुम तुम्हारे जन्मदिन के दिन ही अपने घर पर भाग गई थी, जहाँ पे हमें तुम्हारी ट्रू आइडेंटिटी पता चल गई थी। वो तो शुक्र है रब का कि तुम वहाँ से भाग गई, वरना हमें रियल डॉटर हमारी कभी मिलती ही नहीं। यहाँ पर वो बोलने लगता है कि जब तक तुम्हें रिच और पुअर को इक्वली ट्रीट नहीं करोगी तब तक तुम हमारी बेटी नहीं खिलाओगी, और अगर तुम इसी तरीके से बर्ताव करती रहती तो हम तुम्हें सच में कभी सच्चाई नहीं बताते। फिर यहाँ पर उसके मॉम डैड बोलने लगते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है, चलो अगर तुम सच में 3 डुओज हो तो फिर एक काम करो, हमें हमारे पैसे दे दो क्योंकि हमने इसे इतना पाला पोसा जो है। यहाँ पर हारू बोलने लगता है कि मैं इतने सारे बेशर्म लोगों से मिला हूँ लेकिन तुमसे ज़्यादा बेशर्म मैंने आज तक नहीं देखा। और यहाँ पर वो
बॉडीगार्ड्स को बुलाकर उन तीनों को बाहर निकालने के लिए बोलते हैं। फिर वो अंकल आंटी बोलने लगते हैं कि यूना, तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? हमने तुम्हें बचपन से पाला पोसा है, हम तुम्हारे बचपन से मॉम डैड रहे और कुछ लोगों की वजह से तुम हमारे साथ ऐसा करोगी? यूना बोलने लगती कि मॉम डैड और तुम्हें याद भी है तुम्हारे डैड्स तुम्हारे लोन पे करने के लिए मैं डिलीवरी का काम किया करती थी, उसके बाद भी तुमने मुझे अप्रिसिएशन नहीं देते थे और उस दिन तुमने मुझे किस तरीके से धक्के मारकर मेरे घर से बाहर निकाल दिया और उसके बाद से मेरा और तुम्हारा रिलेशन कुछ भी नहीं है। यहाँ पर फिर बाद में हारुतो उसे पंची मार देता है, जहाँ पर वो अंकल उसके पैरों में गिराकर माफ़ी मांगने लगते हैं कि प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, हमें तुम्हारे बारे में नहीं पता था, हम तुम्हें ऐसा ट्रीट करने ही नहीं चाहते थे। यहाँ पर यूना की आंखों में आंसू आ जाता है। साथ ही साथ वो ये भी कह देती है कि डेज़ी मुझे इतना बुली किया करती थी, लेकिन फिर भी आपने कभी भी मेरी साइड नहीं ली। यहाँ पर फिर वो अंकल डेज़ी को माफ़ी मांगने के लिए बोलते हैं, लेकिन डेज़ी यहाँ पर माफ़ी मांगने से मना कर देती है। तो फिर वो अंकल डेज़ी को ही थप्पड़ मार कर कहते हैं कि तुम कितनी ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल हो, मैं जो बोल रहा हूँ वो चुपचाप करो। यहाँ पर वो बोलने लगते कि क्यों, अब तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं माफ़ी मांगू, तुम्हारे लिए मैं ये सब काम क्यों करूँ? और इसकी मॉम कहने लगती कि हम तुम्हारे मॉम डैड हैं, तुम हमारे साथ ऐसे कैसे बात कर सकती हो? तो फिर वो बोलने लगती कि तुम मेरे मॉम डैड हो ही नहीं सकते। यहाँ पर फिर बाबा यूना अपने तीनों दादी को बोलती है कि मुझे चाहिए कि ये लोग अभी अभी यहाँ से चले जाए, क्योंकि ये लोग माहौल को पूरा ख़राब कर रहे हैं। फिर सभी बॉडीगार्ड्स आते हैं और उन सभी को खींच कर वहाँ से ले चले जाते हैं। फिर यहाँ पर केक आ जाता है, जहाँ पर यूना विश मांगने लगती है कि अगर मेरी मॉम मुझे ऊपर से देख रही हो तो फिर वो अच्छे से देखे कि मैं अपने तीनों डैड के साथ बहुत खुश हूँ। यहाँ पर वो लोग केक कट करने जाते हैं, जहाँ पर वो उसे फ़ोटो एल्बम देता है और बताता है कि ये देखो, ये तुम्हारी मॉम है और ये उनकी फ़ोटो एल्बम है, तो ये मैं तुम्हें गिफ्ट देना चाहता हूँ। फिर यहाँ पर हान और हारू बोलने लगते हैं कि रुको रुको, तुम्हारे गिफ्ट अभी भी बचे हैं। जहाँ पर वो उसकी आंखें बंद कर उसे एक रूम में ले जाते हैं और वो एक घर होता है, जहाँ पर यूना कई सारी ट्रॉफीज़ और ज्वेलरीज और लैपटॉप देखती है। तो बाद में वो लोग उसे बताने लगते हैं कि तुम्हारी मम्मा का ये रूम हुआ करता था और जब वो मर गई तो ये रूम बेच दिया गया था, लेकिन वापस से हमने इस रूम को खरीद दिया। यूना यहाँ पर पूछती है कि आखिर मेरी मॉम कैसी थी? तो फिर वो लोग उसे बताने लगते हैं कि तुम्हारी मॉम बहुत काइंड हार्टेड थी और बहुत अच्छी इंसान थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह, और इसे ज्वेलरीज बनाना बहुत पसंद है और ये तुम अवार्ड जो देख रही हो वो उसे ज्वेलरीज बनाने के लिए ही मिले हैं। यूना उन्हें कहने लगती है कि तो मतलब आप तीनों मेरे रियल डैडी नहीं हो? तो फिर वो बताने लगते हैं कि नहीं, तुम्हें पता होगा कि हम तुम्हारे मॉम के 3 भाई हैं, लेकिन हमने उसके जाने के बाद वादा किया था कि हम तुम्हें बिल्कुल डैडी की तरह से पालेंगे, इसलिए तुम हमें डैडी बुलाया करती हो। यहाँ पर वो तीनों उससे बोलते हैं कि तुम आज जो चाहोगी वो हम तुम्हें दे देंगे, भले वो 1 विश हो या फिर 100 विशेस हो। यहाँ पर यूना उसे बताने लगती है कि मैं चाहती हूँ कि आप तीनों के तीनों मेरे लिए ब्लाइंड डेट सुनना बंद करें, क्योंकि मुझे वहाँ पर जाना नहीं पसंद। और यहाँ पर वो तीनों हंसने लगते हैं। यहाँ पर फिर बाद में वो तीनों बोलने लगते हैं कि चलो ये सब तो हो गया, लेकिन अब हमें तुम्हारा करियर डिसाइड करना है। जहाँ पर वो बोलने लगता है कि इसमें डिसाइड करने वाली कौन सी बात है, ये तो हमारी नई ग्रुप की आने वाली प्रेसिडेंट बनेगी। दोस्त और हान बोलने लगता है कि नहीं, ये तो मेरी फेमस मॉडल होगी। तीसरा और हारू बोलने लगता है कि नहीं, ये मेरी बॉक्सिंग चैंपियन बनेगी। और यहाँ पर तीनों के तीनों से पकड़कर झगड़ने लगते हैं और यहाँ पे यूना चिल्ला कर बोलते हैं कि तीनों के तीनों शांत हो जाओ, एक एक करके मैं सभी प्रोफेशन ट्राई करूँगी और मुझे जो कंफर्टेबल और अच्छा लगेगा मैं उसमें जाने की ज़रूर कोशिश करूँगी। दूसरी ओर हम उन चारों को देखते हैं जहाँ पे बॉडीगार्ड्स उन्हें फेंक रहे होते हैं, जहाँ पर ज़्यूस की पर चिल्ला कर बोलता है अगर तुम मेरी लाइफ में नहीं होती तो अभी तक मेरी जॉब होती। और यहाँ पर वो उसके ऊपर चिल्ला कर चला जाता है। उसके मॉम डैड भी डेज़ी को छोड़कर वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन डेज़ी उनसे माफ़ी मांगती रहती है। फिर उसके डैड बोलते हैं कि ठीक है, थेसन ग्रुप का एक कोलैबोरेशन होने वाला है, वो मुझे ला कर दे दो तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो फिर तुम हमारी बेटी नहीं हो। दूसरी ओर वो तीनों थेसन ग्रुप में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उन्हें उनका इंटीरियर बहुत पसंद आता है, लेकिन पीछे से एक ओल्ड मैन आता है जो टकरा जाता है और वो हेल्प मांग रहा होता है डेज़ी से, लेकिन डेज़ी तो उसे धक्का मार देती है। यहाँ पर फिर मामा यूना आती है जो उस ओल्ड मैन की मदद करती है और डेज़ी से कहती है कि अभी के अभी तुम इनसे माफ़ी मांगो, लेकिन डेज़ी बोलने लगती है कि ऐसे चीप लुकिंग ओल्ड मैन से कौन माफ़ी मांगेगा, क्या पता ये जानबूझकर मुझे टच कर रहा हो और मुझे स्कैम करने आया हो। यहाँ पर यूना उस पर चिल्ला उठती है, लेकिन उसके मॉम डैड बोलते हैं कि चलो हम यहाँ से चलते हैं, हमें हमारा टाइम यहाँ पर वेस्ट नहीं करना। इसके बाद में वो अंकल बोलने लगते हैं कि यूना से कि यूना मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तुम जो भी बोलोगी वो मैं करने के लिए रेडी हूँ। लेकिन यहाँ पर यूना उन्हें कहती है कि अंकल आप बस अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। फिर यहाँ पर वो ग्रैंडपा बोलने लगते हैं कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें मेरे ग्रैंडसन से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, वो बहुत हैंडसम दिखता है।
यूना अपने मन में सोचने लगती है कि न जाने क्यों लोग मुझे लड़कों से ही मिलवाना चाहते हैं। फिर यहाँ पर वो उन्हें इमरजेंसी यानी कि अर्जेंट काम बोलकर निकल जाती है। यहाँ पर फिर बाद में वो ग्रैंडपा अपने ग्रैंडसन को कॉल कर बोलता है कि तुम्हारे कंपनी में तुम्हारे ग्रैंडपा को बुली करके चला गया और तुम्हें पता भी नहीं चला। मुझे जल्दी से जल्दी वो लोग गिरफ्तार चाहिए। फिर यहाँ पर ग्रैंडपा निकल जाता है अपनी फ्यूचर डॉटर इन लॉ को ढूंढने के लिए। दूसरी ओर हम यूना को देखते हैं। फिर दूसरी ओर हम देखते हैं डेजी को जो अपने मामा दादा के साथ बैठी होती है और यहाँ पर वो लोग चर्चा कर रहे होते हैं किस किस तरीके से वो लोगों को थेसन ग्रुप प्रोजेक्ट ग्रुप में ज़रूर आना होगा वरना उनकी लाइफ बर्बाद हो सकती है। इतने में वहाँ पर यूना आ जाती है और यूना को देखकर तो वो लोग शॉक ही हो जाते हैं और बोलने लगते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें पता भी है कि आज यहाँ पर क्या होने वाला है। जहाँ पर यूना बोलने लगती है कि तुम तुम्हारे काम से काम रखो, मैं अपने कुछ काम से आई हूँ, तो मेरे काम में दखल अंदाजी करना बंद करो। लेकिन यहाँ पर उसके मॉम डैड उस पर चिल्लाने लगते हैं। यहाँ पर वो आंटी अपने हस्बैंड को बोलती है कि अभी इसे अभी के अभी यहाँ से निकालिए। जहाँ पर यूना बोलती है कि मैं अपनी मर्जी से यहाँ पर आई थी तो मैं तुम्हारे बोलने पर यहाँ से नहीं जाने वाली। इतने में वहाँ पर वो ग्रैंडपा आ जाते हैं जो इन पर चिल्ला देते हैं। तो फिर डेजी बोलने लगती है कि आखिर तुम ओल्ड मैन होते कौन हो, हमें गुस्सा करने वाले। यहाँ पर यूना को वो कहने लगता है कि तुमने मेरी हेल्प की थी तो अब मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया हूँ। इसके बाद में वो ग्रैंडपा अपनी आइडेंटिटी रिवील कर देता है लेकिन उन्हें लग रहा होता है कि वो मजाक कर रहा है। तो फिर डेजी की डैड कॉल लगाकर प्रोजेक्ट मैनेजर को बुलाते हैं। यहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजर उसे देखा ही जा रहा था। फिर वो बोलता है कि तुम, फिर यहाँ पर वो उसे पंच मार देता है और कहता है कि तुम इस कंपनी के बेटे के ग्रैंडफादर हो, ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता। तुमने अपने खुद के कपड़े कभी देखे हैं, कितने मैले हैं, आए बड़े अमीर बनने वाले, अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। यहाँ पर डेजी इस बॉडीगार्ड से कहते हैं कि और भी थप्पड़ मारो इस ओल्ड मैन को। फिर ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि मुझे थप्पड़ मारने के लिए बोल रही है, कुछ मिनटों में देखना मेरा ग्रैंडसन एक बार यहाँ पर आ गया तो मैं तुम्हें कितने थप्पड़ खिलवाता हूँ। यहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजर बॉडीगार्ड्स को बुला लेता है और कहता है कि अभी के अभी इन दोनों को यहाँ से घसीट कर बाहर निकाल दो। लेकिन इतने में ही पीछे से छान आता है और कहने लगता है वो कौन है जो यहाँ पर इतना तमाशा मचा कर रखा है। यहाँ पर यूना जैसी छान को देखती है वो सोचने लगती है कि मैंने इसे कहीं तो देखा है। दूसरी ओर छान मन में बोलने लगता है कि मैंने लास्ट टाइम इसको खो दिया था लेकिन इस बार मैं अपनी चांस को मिस नहीं करूँगा। फिर यहाँ पर उसका मैनेजर आता है जो इस प्रोजेक्ट मैनेजर को थप्पड़ मारने लगता है। फिर बाद में वो कहने लगता है कि तुम्हारा ग्रैंडपा बन रहा है, फेक एक्टिंग कर रहा है। जहाँ पर छान बोलने लगता है कि फेक ग्रैंडपा, तो तुम ज़्यादा ही नहीं बोल रहे। और यहाँ पर उसका मैनेजर उन दोनों को बहुत ज़्यादा मारने लगता है। फिर यहाँ पर डेजी सोचने लगती है कि अगर मैंने छान को पटा लिया तो क्या पता ये प्रोजेक्ट मेरे हाथों में आ जाए और कल को मैं इसकी फियांसी बन जाऊं। फिर यहाँ पर वो ऐसे नाटक करती है जैसे उसे चक्कर आ रहा हो और वो छान पे गिरने वाली थी लेकिन उसका मैनेजर बीच में आके उसे पकड़ लेता है और बोलने लगता है कि हमारे सर को लड़कियों से एलर्जी है तो तुम थोड़ा दूर ही रहो। यहाँ पर वो तीनों बोलने लगते हैं कि हमें पता नहीं था कि आप ही ग्रैंडपा होगे वरना हम ऐसा करने की कभी हिम्मत नहीं करेंगे। लेकिन उसकी ग्रैंडपा बोलने लगता है कि कोई भी हो तुम्हें उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। यहाँ पर वो लोगों से माफ़ी मांगते हैं लेकिन जान अपने बॉडीगार्ड्स को बुलाकर उन्हें वहाँ से निकलवा देता है और प्रोजेक्ट की बात करने से पूरी तरीके से मना कर देता है। दूसरी ओर ग्रैंडपा छेन को यूना से इंट्रोड्यूस करवाते हैं और कहने लगता है कि ये यूना है, अगर ये आज यहाँ पर नहीं होती है तो आज सुबह समझो पिट ही जाता और इस बच्चे ने मेरी बहुत मदद की है तो मैं भी इसकी मदद करना चाहता हूँ। यहाँ पर उसका ग्रैंडपा बोलने लगता है कि मैं चाहता हूँ कि ये बच्ची मेरे घर की डॉटर इन लॉ बने और छान शौक हो जाता है क्योंकि छान भी तो यही चाहता है। लेकिन फिर उससे ग्रैंडपा बोलने लगते हैं अगर तुमने इसे ज़रा सा भी सताया या फिर ये मेरी डॉटर इन लॉ बनने से मना की तो फिर तुम देख लेना मैं तुम्हें ही घर से निकाल दूंगा। और इतना बोलकर हंसते हुए ग्रैंडपा वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद में छान यूना से कहता है कि तुम यहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट्स लेकर आई थी। जहाँ पर वो उसके प्रोजेक्ट्स को देखने लगता है और यहाँ पर वो उसके साथ प्रोजेक्ट साइन करने में रेडी हो जाता है। इसके बाद में वो वहाँ से जाने लगती है तो डेजी बाहर खड़ी होकर उसे वार्निंग देकर जाती है कि हर दिन तुम्हारा लकी दिन नहीं हो सकता, तुम देखना एक दिन तुम कितना पछताओगी। फिर जैसी वो चली जाती है वहाँ पर लियो, लू और लिया आ जाते हैं एक बार फिर से बुके लेकर, जहाँ पर वो तीनों मिलकर उसे प्रपोज करने लगते हैं और अपना गिफ्ट एक्सेप्ट करने के लिए बोलते हैं। यहाँ पर यूना बोलने लगती है कि मुझे माफ़ कर देना, तब तक मैं सिंगल थी लेकिन अब मैं सिंगल नहीं हूँ। तो लियो बोलने लगता है कि ज़रा अपने बॉयफ्रेंड को तो बुलाना और वहाँ से गुजर रहा होता है छान। तो फिर वो छान का हाथ पकड़कर बोलने लगती है कि ये देखो ये मेरा बॉयफ्रेंड है। यहाँ पर छान कंफ्यूज हो जाता है, सोचने लगता है
कि ग्रैंडपा ने तो बस बात की थी शादी की, ये तो सच में मुझे बॉयफ्रेंड मानने लगी। और यहाँ पर वो उसे थैंक यू बोलकर चली जाती है। इसके बाद में वहाँ पर उसका असिस्टेंट आता है जो चैन को बोलने लगता है कि आखिर आप मिस को सच्चाई क्यों नहीं बता देते कि आपने उन्हें एक बार बचाया था। लेकिन यहाँ पर वो शर्माते हुए चला जाता है, जहाँ पर असिस्टेंट बोलने लगता है कि प्यार सच में एक इंसान को अंधा कर सकता है। यहाँ पर वह घर पर आती है जहाँ पर उसके तीनों दादी को लग रहा होता है कि तेसांग ग्रुप से वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना पाई होगी, तो वो लोग उसे मॉरल सपोर्ट देना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं, आगे भी तुम्हारे लिए बहुत सारा स्कोप है, तुम बॉक्सिंग में जा सकती हो, मॉडलिंग में जा सकती हो। यहाँ पर वो उन्हें बोलने लगती है कि लगता है आपको मेरी एबिलिटी के बारे में नहीं पता। फिर वो उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिखाती है, जहाँ पर तीनों के तीनों लोग शॉक हो जाते हैं। फिर फू उसे बताने लगता है कि तुम्हारी मॉम का एक ऑक्शन होने वाला है, जहाँ पर तुम्हारी मॉम की कुछ चीज़ें बिकने वाली है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ पर जाके उन चीज़ों को खरीदाओ। तो यूना कहती है कि क्यों नहीं, मैं वहाँ पर अकेले जाना ज़रूर पसंद करूँगी। फू, हान और हारू तीनों जन कहते हैं कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कॉल कर देना, हम तुरंत वहाँ पर आ जाएंगे। दूसरी ओर हम डेजी को देखते हैं जो एक गुंडे के साथ बैठकर ड्रिंक कर रही होती है, और यहाँ पर तो वो उसके साथ मेकआउट भी कर लेती है। और मेकआउट के बाद वो मन में सोचने लगती है कि इस हद तक मुझे यूना की वजह से जाना पड़ रहा है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। यहाँ पर फिर बाद में वो उस गुंडे के साथ ऑक्शन में पहुंच जाती है, जहाँ पर वो उसे पूछती है कि क्या मैं कुछ भी ले सकती हूँ। तो वो गुंडा बोलने लगता है कि हाँ, तुम्हारी जो मर्जी होगी तुम वो ले लेना, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। इसके बाद में वो लोग ऑक्शन में चले जाते हैं और कुछ देर में वहाँ पर आ जाती है यूना, जहाँ पर यूना को देखकर सभी लोग बात करने लगते हैं कि ये तो वीआईपी सीट में बैठी है, जरूर ये किसी अमीर बाप की बेटी होगी। और यहाँ पर वो ऑक्शन शुरू हो जाता है। फिर इसके बाद में फाइनली वो नेकलेस आ जाता है जो उसकी मॉम ने डिज़ाइन किया होता है, और यहाँ पर डेजी उस गुंडे को बोलती है कि मुझे ये नेकलेस चाहिए, जहाँ पर सबसे पहले बैटिंग लगाती है हमारी यूना और कहने लगते हैं कि 20 मिलियन सुन के सभी लोग शॉक हो जाते हैं। फिर वो गुंडा 30 मिलियन बोलता है। यहाँ पर डेजी बोलने लगती है कि ये तो यूना है, ये हमेशा इसी तरीके से करती है, ये मुझे बुली भी किया करती थी और मेरी चीज़ें चुरा भी लिया करती थी। तो वो गुंडा बोलने लगता है तुम टेंशन मत लो, मैं बाहर ही से देख लूँगा। इसके बाद में वो लोग बैटिंग लगाते लगाते सीधा 1 बिलियन पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे उस गुंडे को बहुत गुस्सा आने लगता है। तो फिर इवेंट मैनेजर उन्हें कहता है कि अपने रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो कीजिए और अपनी सीट से मत उठिए। और फाइनली वो चीज़ 1 बिलियन में मिल जाती है हमारी यूना को, जहाँ पर वो गुंडा बोलने लगता है कि अब ले तो लिया, अब पैसे पे करके दिखाओ, जहाँ पर यूना उन्हें कार्ड दे देती है। तो फिर वो गुंडा बोलने लगता है कि तुम क्या ये कोई टॉय कार्ड लेकर आई हो, पैसे वाला कार्ड दो, पैसे वाला। यूना कहने लगते हैं कि तुम मुंह चलाना बंद करो, कुछ देर में तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। इसके बाद में उस इवेंट का मैनेजर को जो उससे मिलने के लिए आता है, क्योंकि उसने जो कार्ड दिया होता है वो ब्लैक कार्ड होता है और वो पूरे चाइना में इकलौता कार्ड होता है। तो फिर वो उससे पर्सनली मिलने के लिए आता है। यहाँ पर डेजी सबको बोलने लगती है कि ये कार्ड तो उसने चुराया होगा, जहाँ पर वो गुंडा उस पर इल्ज़ाम लगाने लगता है और उसकी बुराइयां करने लगता है। इतने में ही वहाँ पर आ जाते हैं उसके तीनों भाई, जिसमें से वो गुंडा मिस्टर फू को देखकर समझ जाता है और वो उसे बोलने लगता है कि मैं यहाँ इस गरीब इंसान से डील कर रहा हूँ जो किसी का कार्ड चुरा कर आई है, और मुझे लगता है कि शायद से वो कार्ड आपका होगा। यहाँ पर उसका मैनेजर उसके हाथों पर मार के कहता है कि हमारे सर से दूर जाओ। और यहाँ पर मिस्टर फू तो उसे ही थप्पड़ मार देते हैं और कहने लगता है कि मेरी बेटी के साथ ऐसे बात करोगे। यहाँ पर वो गुंडा डर जाता है और बोलने लगता है कि ये सब इस औरत की वजह से हुआ है, और यहाँ पर वो डेजी को थप्पड़ मार देता है और कहने लगता है कि इसी ने मुझे चढ़ाया बढ़ाया, जिस वजह से मुझे ये सब करना पड़ा। यहाँ पर बाद में वो कहने लगता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं वापस से कभी ऐसा नहीं करूँगा। जहाँ पर डेजी उसे बोलने लगती है कि तुम क्यों डर रहे हो, तुम तो गुंडे हो ना। फिर यहाँ पर वो वापस उसे थप्पड़ मारता है और कहता है कि तुम अपना मुंह मत रखो, मेरा और तुम्हारा कोई रिलेशन नहीं है। फिर वो वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर डेजी को बहुत गुस्सा आता है। तो फिर वो नेकलेस को जोर से खींचती है और वो नेकलेस टूट कर नीचे गिर जाता है। लेकिन फिर अचानक से वो नेकलेस अपने आप एक साथ आ जाता है और सभी लोग ये चीज़ को देख के शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ये नेकलेस इरिप्लेसेबल होता है जो टूटने पर भी अपने आप अपने शेप में आ जाता है। फिर यहाँ पर डेजी जानबूझकर अपना पिन निकालकर यूना को मारने वाली होती है। यहाँ पर उसका डैड सामने आ जाता है और इसके डैड के सामने उसका मैनेजर उसे बचा लेता है, जहाँ पर वो उसे धक्के मारकर बाहर निकालने लगते हैं। उसके डैड यूना से कहते हैं कि अगर तुम चाहती हो तो हम इसे जेल भी भिजवा सकते हैं। लेकिन यूना बोलने लगती है कि जाने दीजिए डैड, अभी वो थोड़ी से पागल है और मुझे इन लोगों से पंगा नहीं लेना और अपना दिमाग खराब नहीं करना। फिर दूसरी हम डेजी और उसके मॉम डैड को देखते हैं जो पागलों की तरह रास्ते पर चल रहे होते हैं।
यहाँ पर वो लोग दूसरी ओर घर पहुंच जाते हैं उस नेकलेस के साथ में। बाब ने उसके तीनों दांत एक एक कर उस नेकलेस की खूबियां बताने लगते हैं। फिर बाब ने वो यहाँ पर बोलती है कि कल मैं थेसन ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रही हूँ। तो वो बोलने लगता है कि टेंशन मत लो, मैं सारे अरेंजमेंट्स करके रखूंगा। लेकिन यहाँ पर यूना उसे अरेंजमेंट्स करने के लिए मना करती है और कहने लगती है कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, मुझे पूरा करने दीजिए, आप बीच में बताइए और मुझे आपकी स्पेशल वाली चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ब खुद इसके लिए एलिजिबल हूँ और मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। यहाँ पर उसके दार बोलने लगते हैं कि अगर किसी ने तुम्हें वहाँ पर बुली किया तो। फिर बाद में वो कहती है कि टेंशन मत लो, मैं अपने आप को बचा सकती हूँ और आप तीनों तो मेरे साथ हो ही। इसके बाद में वो उस कंपनी में चली जाती है जहाँ पर सभी वर्कर्स उसे एक बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं। यहाँ पर फिर उसके तीनों डर आते हैं जहाँ पर वो उनसे पूछते हैं कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तो वो उसे बताने लगते हैं कि आज तुम पहली बार काम के लिए जा रही हो और स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो फिर हमें इतना तो करना ही होगा। यूना यहाँ पर उन्हें समझाने लगती है कि मुझे स्पेशल ट्रीट करना बंद कीजिए, मैं नॉर्मली खुश हूँ और मैं यहाँ से जा रही हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं वापस घर नहीं आने वाली, मैं वापस घर भी आऊँगी। यहाँ पर उन लोगों ने उसके लिए कार प्रिपेयर की होती है, लेकिन यूना उन्हें अपनी स्कूटी दिखाती है और कहने लगती है कि मेरी फर्स्ट जॉब स्कूटी से ही हुई थी और ये स्कूटी मैंने अपने मेहनत के पैसे से खरीदा है, तो मैं स्कूटी पर ही अपने पहले जॉब पर जाऊंगी। उसके तीनों दांत बहुत बोलते हैं कि कार से चली जाओ, बहुत कंफर्टेबल रहोगी, लेकिन हमारी यूना उनकी बात नहीं मानती और उन्हें समझाने लगती है और यहाँ पर वो अपने फर्स्ट जॉब के लिए निकल जाती है। दूसरी ओर उसके तीनों भाई मिलकर प्लान करते हैं कि हमें वहाँ के एचआर से बात करना होगा और उन्हें बताना होगा कि हमारी बेटी वहाँ पर जा रही है तो उसकी देखभाल करने के लिए, लेकिन उसे ये ना बताए कि हमने उसे सब कुछ बता दिया है। फिर यहाँ की मैनेजर अपनी स्टाफ को बताने लगती है कि आज उनकी सबसे बड़ी बेटी आने वाली है तो हमें बहुत अच्छे से उनके साथ रहना होगा। यहाँ पर जैसे ही हमारी यूना कंपनी में आने लगती है वहाँ पर शीन आ जाती है और उसकी तकरार शीन से हो जाती है, जिस वजह से शीन का बैग खराब हो जाता है। तो फिर वो लोग बैग एक्सचेंज कर लेते हैं। फिर जैसे ही यूना ऊपर जाती है वो सभी लोग उसे ग्रीट करते हैं, लेकिन पीछे से शीन आ जाती है जहाँ पर वो मैनेजर शीन के बैग को देखकर समझ जाती है कि यूना नहीं बल्कि शीन उनकी बेटी होगी। फिर वो लोग शीन को ग्रीट करने लगते हैं। यूना यहाँ पर सच्चाई बताने का सोचती है, लेकिन बाद में फिर वो वापस से सोचती है कि अगर मैं इन्हें सच्चाई बता दूंगी तो इन्हें सब कुछ पता चल जाएगा और ये लोग मुझे स्पेशल केस की तरह ट्रीट करने लगेंगे और स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे। मुझे तो बस आम जिंदगी जीनी है, इसलिए वो यहाँ पर अपनी सच्चाई नहीं बताती। इसके बाद में वो लोग उससे उसके ड्रेस पर ले चलते हैं जहाँ पर शीन बोलने लगते हैं कि मेरा ड्रेस थोड़ा सा ख़राब है। तो वो मैनेजर और स्टाफ बोलने लगते हैं हमारी यूना को ड्रेस क्लीन करने के लिए, लेकिन यूना उन्हें साफ साफ मना कर देती है। तो वो लोग बोलने लगते हैं कि क्या तुम्हें तुम्हारी जॉब प्यारी नहीं है। यूना वो क्लीन करने से मना कर देती है। तो फिर वो लोग बोलते हैं कि तुम्हें पता है ये कितना ऑनरेबल काम है। तो यूना उन्हें बोलती है अगर इतना ऑनरेबल काम लग रहा है तो खुद ही कर लो ना, मुझे क्यों बोल रहे हो। फिर वो तीनों उस पर चिल्ला उठती है जहाँ पर यूना उसका डेस्क क्लीन कर देती है। फिर यूना उसे बोलती है कि मैंने सुना है तुमने थेसन ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तो तुम्हारे डिज़ाइंस बहुत अच्छे होंगे, क्या तुम हमें वो डिज़ाइंस दिखा सकती हो। फिर यहाँ पर शीन अपने बैग में डिज़ाइन जोड़ने लगती है। उसे पता होता है कि उस बैग में डिज़ाइंस नहीं है, फिर भी वो पीछे मुड़कर इल्ज़ाम लगा देती है यूना पे और बोलने लगती है कि मेरे डिज़ाइन तो मेरे बैग में ही थे और तुम यहाँ पर टेबल क्लीन करने के लिए आई थी तो तुमने मेरे डिज़ाइन चुरा लिए होंगे। फिर यहाँ पे वो मैनेजर और दोनों स्टाफ मिलकर उसका बैग चेक करने लगते हैं जिसमें से डिज़ाइन निकल आता है और वो लोग उस डिज़ाइन की तारीफ़ करने लगते हैं। यहाँ पर यूना बोलती है ये मेरे डिज़ाइन है, जहाँ पर शीन बोलने लगते हैं कि झूठ बोलना बंद करो, ये मेरे डिज़ाइन है, तुम्हारे पास कोई प्रूफ भी है क्या। यूना कहते हैं कि हाँ, तुम अगर हर एक पेज पर देखोगी तो नीचे मेरे इनिशियल्स है जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरा डिज़ाइन है। फिर शीन बहाने मारकर बोलने लगती है कि नाटक करना बंद करो, वो तो मैंने गलती से बना दिया था, कोई और प्रूफ है तो बताओ। इतने में वहाँ पर छान आ जाता है जो बोलने लगता है कि हाँ, मैं ये चीज़ को प्रूफ कर सकता हूँ। यहाँ पर मन में वो लोग सोचते हैं कि ये छान कैसे हो सकता है, वो खुद ब खुद यहाँ पर क्यों आएगा। तो फिर वो स्टाफ बोलने लगते हैं कि क्या पता इसने उसे रेंट पर खरीद लिया हो और ये कपड़े भी सारे रेंट पर हो, क्योंकि यहाँ पर नाटक करने के लिए कोई कुछ भी कर सकता है। तो फिर वो लोग यहाँ पर उसे चिल्लाने लगते हैं। यहाँ पर वो लोग तो चांद पे भी चिल्ला उठते हैं, जहाँ पर उनका टीम लीडर आता है वो आवाज़ सुनकर और कहने लगता है कि सुबह सुबह तुम इतना क्यों झगड़ रहे हो। फिर यहाँ पर वो मैनेजर उन्हें बताने लगती है कि ये स्कैमर्स हमें स्कैम करने के लिए है, जहाँ पर टीम लीडर उन पर ही चिल्लाकर बोलता है कि तुम्हें पता भी है कि मिस्टर चान कौन है, वो थेसन ग्रुप पे इकलौते ओनर और प्रेसिडेंट है, तुम बिना जाने किसी के साथ ऐसे कैसे बर्ताव कर सकती हो। और यहाँ पर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। फिर उन सबके वहाँ से जाने के बाद वो तीनों बंदियां बिचिंग करने लगती है कि तुम्हें नहीं लगता
कि पर्सनली मिस्टर चाना से जानते हैं, जहाँ पर शीन बहाना मारकर कहने लगती है कि हाँ जानते ही होंगे क्योंकि उनका अफेयर चल रहा था और वो लोग क्लब में मिले थे। मैं इतनी अच्छी हूँ कि मैं ऐसी सब जगह पे नहीं जाती जहाँ पर इतने गंदे गंदे अफेयर होते हो। और यहाँ पर फिर वो लोग उनकी बुराइयाँ करने लगते हैं। यहाँ पर दूसरी ओर वो लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे होते हैं, जहाँ पर चैन बोलने लगता है कि मैंने आज तुम्हारी इतनी हेल्प की है तो फिर तुम मेरी कुछ हेल्प नहीं करना चाहोगी। जहाँ पर वो उसे बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हें लंच पर लेकर चलूँगी, जहाँ पर वो लंच मेरी तरफ से होगा। दूसरी ओर वो जब बाहर आती है तो सभी वर्कर्स उससे एक बार फिर से बुली करना शुरू कर देते हैं और उसके बारे में बुरा भला बोलने लगते हैं कि तुम्हें देख के लगता है कि तुम अमीर लड़कों को सेड्यूस करने की कोशिश करती रहोगी। यहाँ पर यूना को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो लोग इसके साथ इतना ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं। और यहाँ पर यूना के मन में एक खुराफाती प्लान आता है, जहाँ पर वो शीन को बोलती है कि मैंने सुना है तुम्हारे तीसरे डैड एंटरटेनमेंट कंपनी में काम करते हैं, तो क्यों ना तुम हमें उनके सेट पर लेकर चलो जहाँ पर फेमस मॉडल आते हैं उनसे फोटोग्राफर वाला फोटोज खिंचवाने। और हम यहाँ पर उसे एक अंकल के साथ देखते हैं जो वहाँ पर वर्कर जैसे वर्क करते हैं और वो उसके डैड होते हैं, जहाँ पर वो उसे कहते हैं कि उनसे पंगा मत लेना, बस अपना यहाँ पर घूम फिर कर चली जाना। फिर बाद में वो लोग अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर यूना एकदम स्पेशल सीट पे बैठी होती है और सभी लोग दूसरी वाली सीट पर। फिर बाद में वो लोग उससे झगड़ा करने लगते हैं, इतने में वहाँ पर हार आ जाता है। जब बोलने लगता है कि आखिर तुम सब इतना शोर कैसे मचा रहे हो, तो मैनेजर बोलने लगती है कि अब तो इसकी डैड आ गए है, अब तुम देखना तुम्हारा क्या हाल होता है। जहाँ पर वो हान बोलने लगता है कि मेरी बेटी तो यूना है, तुम इस लड़की की तरफ क्यों इशारा कर रहे हो। फिर यहाँ पर वो तीनों की तीनों माफ़ी मांगकर वहाँ से भाग जाती है। शीन भी यहाँ पर बहुत गुस्से में होती है। तो फिर नेक्स्ट डे जब यूना डेट पर आई होती है हमारे छान के साथ में, तभी वहाँ पर छान का वेट कर रही थी। वहाँ पर शीन आकर उसके ड्रिंक में कुछ मिला देती है और उसे एक कमरे में छोड़कर आ जाती है। फिर यहाँ पर जैसे ही छान आता है उसे यूना कहीं पर भी नहीं मिलती एंड वहाँ पर मिस्टर फू आ जाते हैं, जो मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं कि छान ने ये सब किया है और वो छान को ही पंच मार देते हैं। इसके बाद में वो तीनों घर पर होते हैं, जहाँ पर मिस्टर फू यूना से और छान से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग अक्सर हो जाया करती है, तो मुझसे भी हो गई ना। फिर यहाँ पर वो लोग एक लाई डिटेक्टिव टेस्ट करते हैं छान के साथ में, ये पता करने के लिए कि क्या वो सचमुच उससे प्यार करता है या फिर नहीं। एंड फाइनली उसके तीनों के तीनों डैडी छान को अप्रूव कर देते हैं। इसके बाद में हम एक सीन देखते हैं जहाँ पर वो लोग आपस में बैठकर बात कर रहे होते हैं और यहाँ पर छान फाइनली यूना से अपना लव कन्फेस कर देता है। साथ ही साथ में वो उसे बचपन वाली बात भी बता देता है कि जब एक बार एक बड़ी सी रॉड उस पर गिरने वाली थी तब उसी ने उसकी जान बचाई थी। यहाँ पर यूना उस दिन को याद करते हुए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, क्योंकि वो कब से उस लड़की को ढूंढ रही थी लेकिन उसे उस लड़की का कुछ अता पता नहीं था और यहाँ पर वो भी उसे हाँ कह देती है। फिर इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।